वेनेजुएला से एक ऐसी खबर आई है जिसने मुझे लगता है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में हड़कंप मचा दिया है। बिल्कुल। एक बहुत बड़े और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके ही घर से उठा लिया है। हाँ, और ये सुनने में किसी एक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। वही तो। लेकिन ये सच में हुआ है। बिल्कुल। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हाँ, आज का हमारा मिशन इस पूरी घटना की परतों को खोलना है। हम देखेंगे कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे हुई, जमीन पर क्या हुआ और सबसे जरूरी, इस पर भारत का क्या स्टैंड रहा। और भारत की प्रतिक्रिया तो अपने आप में कहानी है। सही बात है। और देखिए, इस पड़ताल के लिए हमारे पास कई भारतीय समाचार रिपोर्टें भी हैं, जिनमें द वायर, रिपब्लिक भारत और नवजीवन के लेख शामिल हैं। तो ये हमें सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बल्कि अलग-अलग नजरिए भी देंगे। हाँ, सैन्य कार्रवाई की बारीकियों से लेकर कूटनीतिक बयानों के पीछे छिपे असली मतलब तक। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये ऑपरेशन हुआ कैसे? देखिए, ये कोई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अच्छा। नहीं, अमेरिकी जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने तो खुद बताया कि इसकी तैयारी में महीनों लगे थे। महीनों? हाँ, महीनों। ये एक बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया ऑपरेशन था। उन्होंने मदुरो की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। हर गतिविधि से आपका क्या मतलब है? मतलब सिर्फ वो कहाँ जा रहे हैं या किससे मिल रहे हैं? उससे कहीं ज्यादा। जी। जनरल केन के शब्दों में ही कहूं तो वे ट्रैक कर रहे थे कि वे कैसे घूमते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। अरे वाह! एक-एक डिटेल। एक एक डिटेल। ये किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है, लेकिन मॉडर्न मिलिट्री इंटेलिजेंस ऐसे ही काम करती है। और इसका मकसद क्या था? मकसद था मदुरो के रूटीन का एक ऐसा पैटर्न बनाना कि ऑपरेशन के दौरान कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। ये तो वाकई बहुत ही जबरदस्त तैयारी है। और ऑपरेशन का पैमाना वो कितना बड़ा था? पैमाना तो चौंकाने वाला था। पश्चिमी गोलार्ध में जो 20 अलग-अलग अमेरिकी बेस हैं, हाँ, वहां से 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए। 150। जी। इसमें फाइटर जेट्स, ड्रोन, ट्रांसपोर्ट प्लेन सब कुछ शामिल था। ये सिर्फ एक छोटा सा रेड नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड सैन्य हमला लगता है। बिल्कुल। और जो टीम मधुरो को पकड़ने गई थी, वो कैसे पहुंची? यहीं पर रणनीति का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। जो हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन फोर्स को लेकर जा रहे थे, वे वेनेजुएला के तट पर पानी की सतह से बहुत नीचे उड़ रहे थे ना, और रडार से बचने के लिए? बिल्कुल सिर्फ 100 फीट ऊपर। सिर्फ 100 फीट? हाँ, ऐसा क्यों? रडार से बचने के लिए। जब हेलीकॉप्टर इतनी नीचे उड़ान भरते हैं तो उन्हें जमीन पर लगे रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग कहते हैं शायद। सही पकड़ा आपने। इसका सीधा मतलब था कि वे बिना किसी चेतावनी के मादुरो के कंपाउंड तक पहुंचना चाहते थे। तो जमीन पर क्या हुआ? क्या वे चुपचाप अंदर गए और उन्हें पकड़ लिया? नहीं नहीं, इतना आसान नहीं था। अच्छा। रिपोर्टों के मुताबिक हेलीकॉप्टर स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 1 बजे मादुरो के कंपाउंड में उतरे और जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने अंदर घुसकर मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने की कोशिश की तो उन पर गोलियां चलने लगी? हाँ, उन पर गोलियां चलने लगी। मादुरो के जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। मतलब वहां एक छोटी मोटी लड़ाई हुई? बिल्कुल, ये एक सीधी मुठभेड़ थी। और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान आया उससे तो ये साफ हो गया कि अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार थी। उन्होंने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती तो अमेरिकी सेना मादुरो को मार भी सकती थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और एक मिनट, उन्होंने ये भी बताया था ना कि माधुरो भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ हाँ, ट्रंप के अनुसार मादुरो एक स्टील के बने सुरक्षित कमरे, मतलब एक पैनिक रूम की तरफ भागे थे। अच्छा। लेकिन अमेरिकी सैनिक इतने तेज थे कि मादुरो दरवाजा बंद कर पाते उससे पहले ही उन्होंने उन्हें दबोच लिया। और ये सब कितनी देर में हुआ? सुबह 3:29 तक मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर वेनेजुएला से बाहर निकाला जा चुका था। इतनी जल्दी? और फिर उन्हें कहाँ ले जाया गया? उन्हें पास में ही मौजूद यूएसएस इवो जिमा युद्धपोत पर ले जाया गया और वहां से सीधा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? क्यों? अमेरिका का कहना है कि उन पर नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा। तो अमेरिका इसे अपहरण नहीं बल्कि एक कानूनी कार्रवाई के तौर पर पेश कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है और अब उन पर अपने देश में मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? मतलब आप किसी देश को बिना लीडर के तो नहीं छोड़ सकते। सही सवाल है। अमेरिका का अगला प्लान क्या था? यहीं से ये मामला और ज्यादा उलझ जाता है। मादुरो को पकड़ने के तुरंत बाद
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी भरा बदलाव नहीं कर लेते। एक मिनट रुकिए, क्या उन्होंने सच में ये कहा कि हम देश को चलाएंगे? जी हाँ, मतलब अमेरिका सीधे सीधे वेनेजुएला पर कब्जा करने की बात कर रहा था। उनके शब्दों का मतलब तो यही निकलता है। ये किसी दूसरे संप्रभु देश के बारे में एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला बयान था। और उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस ने शपथ ले ली है और वे अमेरिका के साथ पूरा सहयोग करेंगी। अच्छा, तो अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, यही उनकी कोशिश थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या उपराष्ट्रपति ने सच में अमेरिका का साथ दिया? बिल्कुल नहीं, हुआ ठीक इसका उल्टा। मतलब? कुछ ही घंटों बाद डेल्सी रोड्रिग्स ने खुद टेलीविजन पर आकर एक संबोधन दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला एक अत्याचार बताया और मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की। कमाल है। मतलब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति उनके साथ हैं और दूसरी तरफ वही उपराष्ट्रपति टीवी पर आकर अमेरिका को ही खरी खोटी सुना रही हैं। जी, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। रोड्रिग्स ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि वेनेजुएला कभी किसी साम्राज्य का गुलाम नहीं बनेगा और अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए कुछ समय बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रोड्रिग्स को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति की शक्तियां भी दे दी। तो इससे ये साफ हो गया कि वेनेजुएला का मौजूदा प्रशासन अमेरिकी योजना का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम था जिसमें जबरदस्त ड्रामा और कंफ्यूजन था। अब आते हैं भारत पर। भारत में बैठे लोग इसे कैसे देख रहे थे? सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही नपीतुली और सतर्क थी। हमेशा की तरह? हाँ, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। लेकिन जो कहा गया उससे ज्यादा जरूरी वो था जो नहीं कहा गया। मतलब ये कि पूरे बयान में ना तो अमेरिका का नाम लिया गया और न ही सैन्य कार्रवाई की सीधे तौर पर निंदा की गई। अच्छा, तो बस गोलमोल बातें। हाँ, कह सकते हैं। बयान में बस यही था कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई का समर्थन करता है और चाहता है कि मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत से हल किया जाए। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो वे चिंतित हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि किसकी वजह से चिंतित हैं। कूटनीति में जो नहीं कहा जाता वो शायद उससे ज्यादा जरूरी होता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस बात को समझने के लिए हमें भारत के इस बयान की तुलना यूक्रेन युद्ध पर दिए गए बयानों से करनी होगी। हाँ, वो एक अच्छा पैमाना होगा। जब रूस में यूक्रेन पर हमला किया तो भारत ने अपने बयानों में बार-बार क्षेत्रीय अखंडता यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान की बात की थी। हाँ, ये लाइनें तो मैंने कई बार सुनी है। लेकिन वेनेजुएला पर दिए गए बयान से ये दोनों महत्वपूर्ण वाक्यांश गायब थे। तो ये कोई गलती नहीं हो सकती? नहीं, ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला था। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? भारत इन सिद्धांतों को वेनेजुएला के मामले में लागू क्यों नहीं कर रहा था? इसके पीछे शायद भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है वो है। ये सिर्फ ट्रंप को नाराज ना करने की बात नहीं है। अच्छा। ये भारत की विदेश नीति का एक क्लासिक उदाहरण है जहां भारत किसी एक गुट के साथ बंधने के बजाय हर मुद्दे पर अपने हितों के हिसाब से फैसला लेता है। और उस समय तो अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर कुछ मुद्दे भी चल रहे थे। सही। उस समय भारत पहले से ही अमेरिकी टैरिफ यानी आयात शुल्क की मार झेल रहा था और एक बड़े व्यापार समझौते के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे में वॉशिंगटन से सीधे टकराव मोल लेना शायद नई दिल्ली के हित में नहीं था। तो यूक्रेन में हित अलग थे, वेनेजुएला में अलग है। बिल्कुल। और एक और बात थी, वो यात्रा सलाह वाली। हाँ, वो भी एक बड़ा संकेत है। घटना से ठीक एक दिन पहले भारत ने वेनेजुएला के लिए एक यात्रा सलाह जारी की थी जिसमें भारतीय नागरिकों से गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया था। जी, इससे साफ लगता है कि भारत को खुफिया चैनलों से किसी बड़ी घटना की भनक लग चुकी थी और वो पहले से ही तैयार था। मुखर प्रतिक्रिया दी। अच्छा। सीपीआईएम, सीपीआई और दूसरी वामपंथी पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने इसे वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी आक्रमणता कहा और मादुरो को पकड़ने को उसे उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करार दिया। मतलब उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका पर हमला बोला। जी हाँ, बिना किसी लाग लपेट के। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप का असली इरादा वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना है। और उन्होंने भारत सरकार से क्या मांगी?
उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वो अमेरिकी आक्रामकता की स्पष्ट रूप से निंदा करे और वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ी हो। तो ये भारत सरकार के सधे हुए रुख से एकदम 180 डिग्री अलग था। बिल्कुल। तो ये भारत के अंदर की राजनीतिक खींचतान को दिखाता है। अगर हम भारत से बाहर देखें तो दुनिया के दूसरे बड़े देशों की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या वे भी भारत की तरह ही सतर्क थे? नहीं, यहाँ भारत का रुख थोड़ा अलग थलग दिखाई देता है, खासकर ग्लोबल साउथ के दूसरे बड़े देशों की तुलना में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में अमेरिका की निंदा की। जैसे कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि अमेरिका ने एक अस्वीकार्य रेखा को पार किया है। और चीन, उसका तो वेनेजुएला में बहुत बड़ा निवेश है। चीन, जो वेनेजुएला को बहुत ज्यादा कर्ज दे चुका है, उसने इस पर गहरा सदमा व्यक्त किया और इसे आधिपत्यवादी कृत्य यानी एक हेजेमोनिक एक्ट बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। और दक्षिण अफ्रीका, उसका तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर हमेशा एक मजबूत स्टैंड रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने भी इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन कहा और तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा था। हाँ, इन्हीं सब दबावों के चलते संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस हमले को एक खतरनाक मिसाल बताया और 5 जनवरी को सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। तो कुल मिलाकर दुनिया के कई बड़े देशों ने अमेरिका के इस कदम की खुलकर निंदा की। जी, जिसके सामने भारत का मौन और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिका के इस एकतरफा सैन्य कदम ने न सिर्फ एक देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंका, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक बहस भी छेड़ दी। बिल्कुल। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने अपने तात्कालिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही संतुलित और सतर्क रास्ता चुना, जबकि दुनिया के कई अन्य देशों ने, खासकर ग्लोबल साउथ से, इसकी कड़ी निंदा की। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और जरूरी पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो। और वो क्या है? देखिए, ये सब कुछ एक वैक्यूम में नहीं हुआ। खुद संयुक्त राष्ट्र की अपनी रिपोर्टों में भी वेनेजुएला के अंदर कथित मानवाधिकार उल्लंघन और दमन की बातों का जिक्र था। हाँ, ये बात भी सही है। अमेरिकी कार्रवाई को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि मादुरो सरकार का रिकॉर्ड भी पूरी तरह से साफ नहीं था। ये इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। एक तरफ एक देश की संप्रभुता का सवाल है और दूसरी तरफ उसी देश के अंदर मानवाधिकारों का। सही कहा। और यही हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए उसके आंतरिक मुद्दों जैसे मानवाधिकार या लोकतंत्र की कमी को वजह बताता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था की सीमा कहाँ तय होती है? और इस पर किसी देश की प्रतिक्रिया? हाँ, इस तरह की घटना पर किसी देश की प्रतिक्रिया, चाहे वो ब्राजील की तरह मुखर हो या भारत की तरह मौन, वैश्विक मंच पर उसकी अपनी प्राथमिकताओं, मजबूरियों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।